दर्द भारत न्यूज चैनल पे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गौतम राणे सागर और आपके सामने उपस्थित हूं कार्यक्रम लेकर। पहली बात तो दर्द क्या है भारत का, ये आप समझिए कि भारत का दर्द है, यहाँ लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र में लोगों को आंदोलन करने पर उनको परजीवी कह दिया जाता है, आंदोलन जीवी कह दिया जाता है। वो भी किसी साधारण व्यक्ति द्वारा नहीं कहा जाता, बल्कि उस व्यक्ति द्वारा कहा जाता है जिसको पूरे प्रदेश के लोगों ने प्रधानमंत्री मान लिया है। और लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री एक गरिमा का पद होता है। उसके द्वारा उच्चारित हर शब्द के महत्व होते हैं, उसकी अपनी गरिमा होती है। लेकिन लगता है कि 2014 के बाद से शायद किसी व्यक्ति ने जो प्रधानमंत्री की कुर्सी है, प्रधानमंत्री की गरिमा है, उस गरिमा को पूरी तरह से अपहरण कर लिया है। और उस अपहरण करने के पीछे जो उनकी मंशा है, अपशब्दों का बौछार, रोज नए नए व्यंग, व्यंग के बाद प्रधानमंत्री पद लोकतंत्र में व्यंग कसने के लिए नहीं होते हैं। प्रधानमंत्री का पद ये होता है जो देश की पीड़ा है, देश की समस्या है, देश के लोगों की जो पीड़ाएं हैं, उन पीड़ाओं को कैसे समझा जाए, उसका कैसे निदान किया जाए। अगर लोग गुस्से में हैं, लोग किसी बात से नाराज है, तो उस बात को वकालत न किया जाए, वकालत के दायरे में उसे देखने की कोशिश न की जाए, बल्कि उस बात को किस तरह से उनको समझाया जाए, उनकी पीड़ा समझने की कोशिश की जाए। अगर वाजिब पीड़ा है तो उस वाजिब पीड़ा का समाधान ढूंढने की कोशिश की जानी चाहिए। दो तरह से ये जिद का दौर शुरू हो गया है। एक तरफ सरकार ये कहती है कि तीनों कानून जो बना दिए गए हैं, कृषि कानून, वो कृषि कानून तो वापस नहीं होंगे, चाहे जो भी हो जाए। और दूसरी तरफ किसान बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि जब तक कृषि कानून तीनों वापस नहीं होंगे, तब तक हम घर वापस नहीं जाएंगे। इन दोनों परिस्थितियों में जो द्वंद्व शुरू हुआ है, उस द्वंद्व पे एक विशेष हमारी जो खोज है, विशेष अन्वेषण किया है, विशेष हमने सूचनाएं एकत्रित की है। उस सूचनाओं के आधार पे हम दावे के साथ ये बात कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी या उनके मंत्रिमंडल के जो भी सहयोगी हैं, चाहे जितने भी दावे कर ले कि ये कृषि कानून वापस नहीं होंगे, तो हम इस बात को दावे के साथ कह सकते हैं कि अप्रैल तक ये तीनों के तीनों कृषि कानून वापस होंगे। चाहे जितना भी ये सरकार जोर लगा ले, उसे ये समझना पड़ेगा कि ये देश लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली का देश है। और इस देश के लोगों ने, सारे भारतीयों ने मिलकर के अगर किसी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पे पहुंचाया है, तो उसे इसलिए नहीं पहुंचाया है कि वो तानाशाह बन जाए और ये कहे कि चाहे जो भी परिस्थितियां आ जाए, वो तीनों कानून वापस नहीं होंगे। अब आपके सामने ये बात रखना जरूरी है कि आप इस बात को समझिए कि हम किस आधार पे कह रहे हैं कि ये तीन के तीनों कृषि कानून वापस होके रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। सबसे पहली बात, इस समय जिनको हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, जो सबसे गरिमामय पद होता है अपने देश के, जो डिप्लोमेटिक पॉलिसी होती है, उस डिप्लोमेटिक पॉलिसी के आधार पे दुनिया के जो भी देश हैं, उसका चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, जो सत्ता में रहता है, हम उसकी बात करते हैं और उसका प्रचार नहीं करते हैं, चुनाव प्रचार तो कतई नहीं करते हैं। लेकिन किसी भी देश का प्रधानमंत्री जब जाकर के किसी देश के राष्ट्रपति के लिए चुनाव प्रचार करे और ये कहे कि अब की बार ट्रंप सरकार, तो क्या लगता है ये कितनी भयानक स्थिति हो रही है ये लोकतंत्र के लिए। तो हम बात कर रहे थे कि किस तरह से ये तीन के तीनों कृषि कानून अप्रैल तक हर हालत में खत्म हो जाएंगे, इसमें कोई दो राय ही नहीं, कोई इसको रोक नहीं पाएगा, चाहे जितनी भी ताकत लगा ले। जिन दोनों को ध्यान में रख कर के ये कृषि कानून बनाए गए हैं, जो दो उद्योगपति घरानों को ध्यान में रख कर के ये कृषि कानून बनाए गए हैं, अंबानी घराना जो रिलायंस के नाम से जाना जाता है, और गौतम अडानी घराना जो अडानी ग्रुप के नाम से जाना जाता है,
जिस तरह से यूएस में, यूनाइटेड नेशन ऑफ अमेरिका, अमेरिका में जिस तरह से सत्ता परिवर्तन हुआ है, उस सत्ता परिवर्तन ने पूरी तरह से पूरे दुनिया के राजनीतिक और जो डिप्लोमेटिक पॉलिसीज है उसको बदल दिया है। जिस तरह से डिप्लोमेटिक पॉलिसी चलाना चाहते थे हमारे देश के प्रधानमंत्री, जो भी उनका नाम है, और वो उस पे नहीं जाना चाहते। हम तो प्रधानमंत्री की गरिमा की बात करेंगे, नाम तो आते जाते रहते हैं, नाम का हमें क्या लेना देना है, लेकिन उस गरिमा की बात करेंगे, पद के गरिमा की बात करेंगे। तो इस मामले में आपसे सबसे पहले शुरू करा दें कि सबसे पहले जो झटका लगा है गौतम अडानी जी को 2019 में श्रीलंका से इन्होंने एक एग्रीमेंट किया था। वो एग्रीमेंट था ईस्टर्न कंटेनर ट्रिब्यूनल। ईस्टर्न कंटेनर ट्रिब्यूनल का जो उन्होंने एग्रीमेंट किया था श्रीलंका से जापान के साथ मिल करके, वो पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है। और जब वो रद्द किया गया है तो उसको रद्द करने की स्थितियों में जो टर्मिनल, ईस्टर्न कंटेनर टर्मिनल, जो जिसका पहले इनको ठेका एग्रीमेंट किया गया था, एमओयू किया गया था गौतम अडानी के साथ, इनमें 41% इनका शेयर था और 51% शेयर श्रीलंका गवर्नमेंट का था। और इस 41% शेयर में जापान की भी भागीदारी थी, दोनों ने मिलकर के 41% शेयर लिया था। लेकिन जैसे ही सत्ता बदली, सत्ता बदलते ही वहां जो ट्रेड यूनियन है, ट्रेड यूनियन ने धमकी दी कि अगर ईस्टर्न कंटेनर टर्मिनल को का एमयू कैंसिल नहीं किया गया तो हम देशव्यापी आंदोलन पे चले जाएंगे। और इसका परिणाम ये हुआ कि वहां की गवर्नमेंट ने, और खासकर से नलाका उनका गोधेवा जो वहां के मंत्री हैं, नलका गोधेवा, गोडाहेवा भी बोलते हैं, जो भी प्रोनाउंसिएशन होता है, हमारे इंडिया के प्रोनाउंसिएशन और वहां के प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो हो सकता है थोड़े बहुत डिफरेंसेस आ गए हो प्रोनाउंसिएशन में, उच्चारण में, लेकिन उन्होंने साफ तौर पे ये कह दिया कि ये किसी भी कीमत पे अब एमयू को कैंसिल नहीं किया जाएगा। और उन्होंने एक स्टेट में एमयू को कैंसिल कर दिया और साथ ही एक स्टेटमेंट और जारी उन्होंने किया कि ईस्टर्न कंटेनर टर्मिनल तो कैंसिल कर दिया गया है पूरे देश के लोगों के दबाव में, लेकिन गौतम अडानी ने वेस्टर्न कंटेनर टर्मिनल के लिए खुद अपनी रजामंदी दी है। और 85-15 का रेशियो, मतलब 85 का रेशियो श्रीलंका का रहेगा, 15 का रेशियो इनका रहेगा। लेकिन गौतम अडानी ने वेस्टर्न कंटेनर टर्मिनल का काम करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वो काम हम नहीं समझ में आ रहा है। श्रीलंका की गवर्नमेंट कह रही कि ये अडानी ग्रुप के लिए बड़े ही फायदेमंद होगा, लेकिन अडानी ग्रुप को वो फायदा समझ में नहीं आ रहा। ठीक उसी तरह से फायदा नहीं समझ में आ रहा जैसे हमारे देश की गवर्नमेंट ये कह रही है कि जो तीनों कृषि कानून बनाए गए हैं वो किसानों के हित को ध्यान में रख करके बनाए गए हैं, और ये किसानों की आय को दुगुना करेंगे। जैसे इन किसानों को ये तीनों कृषि कानून नहीं समझ में आ रहा है, उसी तरह से वेस्टर्न कंटेनर टर्मिनल भी श्रीलंका का इनको गौतम अडानी को नहीं समझ में आ रहा है। और जैसे ही एक बार इन्होंने इनकार किया कि नहीं मैं वेस्टर्न कंटेनर टर्मिनल नहीं करूंगा, फिर श्रीलंका की गवर्नमेंट ने उसका एग्रीमेंट चाइना से कर लिया। अब आप समझ लीजिए कि जिस काम में चाइना को समझ में आ गया, लेकिन इनको समझ में, गौतम अडानी को समझ में नहीं आया। अब आप ये भी कह सकते हैं कि भाई अगर उनको समझ में नहीं आया तो गौतम अडानी को समझ में आ गया। इसका मतलब हमें ये लगता है कि जो बात चाइना को समझ में आ गई और उसने ये काम कर लिया, वो बात जो तीनों कृषि कानून लागू किए गए वो शायद भारतीय किसानों को दृष्टिकोण करके न लागू किए गए हों, उनको ध्यान में रख करके न लागू किए गए हैं, जिसकी वजह से वो तीन के तीनों कानून भारतीय किसानों को तो नहीं समझ में आ रहे हैं।
बात अभी हम ये कर रहे हैं, केवल इतना ही नहीं, जब से जो बिडेन ने 21 जनवरी से शपथ क्या ग्रहण किया है, उसी समय से पूरी दुनिया की जो पॉलिसीज है, डिप्लोमेटिक पॉलिसीज है, वो डिप्लोमेटिक पॉलिसीज बदलने लगी है। और जैसे ही किसानों का आंदोलन शुरू हुआ और जो खबरें गई किस तरह से किसानों के जो आंदोलन पे बैठे हुए थे, गाजीपुर बॉर्डर पे, जो उत्तर प्रदेश और दिल्ली का बॉर्डर है, वहां बैठे हुए थे, किस तरह से लाइटें काट काट दी गई, किस तरह से उनके पानी बंद कर दिए गए, किस तरह से शौचालय का जो उनका जो शौचालय, मूविंग शौचालय था, जो चलता फिरता शौचालय था, उसको भी हटवा दिया गया। और उस सरकार ने हटवा दिया जिसने अपनी पहचान ही शौचालय सरकार के नाम पे अपनी पहचान बनाई। तो अब वहां से जैसे ही ह्यूमन राइट वायलेशन की बातें उठने लगी, तो ह्यूमन राइट वायलेशन को इस समय जो बिडेन है, वो ह्यूमन राइट वायलेशन को किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जहां जहां ह्यूमन राइट वायलेशन शुरू होने लगे हैं, उसकी खबरें आने लगी है, तो उन्हीं के एग्रीमेंट, अडानी ग्रुप के ही एग्रीमेंट नहीं, उनके निशाने पे, जो बिडेन के निशाने पे मुकेश अंबानी भी पूरी तरह से आ गए हैं। मुकेश अंबानी के भी जितने जितने एग्रीमेंट है वो भी खत्म किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, जो कोल माइंस ऑस्ट्रेलिया में जो कोल माइंस गौतम अडानी को मिला था, वो उस कोल माइंस की स्थिति भी काफी बदल गई है। उस कोल माइंस में साउथ ऑस्ट्रेलिया का जो कोल माइंस है, यहाँ जो वो पावर प्लांट लगा रहे थे, प्लांट उनके कोयले आते थे ऑस्ट्रेलिया से, उसका भी एमओयू जो था ऑस्ट्रेलिया ने कैंसिल करने के कगार पे पहुंचा दिया है। वजह क्या है कि जो इनके डायरेक्टर थे, जो उस काम को देख रहे थे ना, उनको साउथ अफ्रीका के नाइजीरिया एक जो छोटी कंट्री है साउथ अफ्रीका की, उस नाइजीरिया में उनके खिलाफ मुकदमा हो गया और वो फरार है। तो मुकदमा क्यों हुआ होगा? जैसे यहाँ बगैर 3 कृषि कानून आए हुए, एसेंशियल कमोडिटीज को लागू किए, पार्लियामेंट में आए हुए, अध्यादेश लाए हुए, सिलो वेयर हाउसेज उनके बनने शुरू हो गए थे। और वो भी उस सिलो वेयर हाउसेज जो बनने शुरू हुए, वो भी रेलवे के नाम पे जमीनें एक्वायर की गई और वहां बकायदा ट्रैक वहां तक पहुंचा दिया गया। एक जो प्राइवेट प्लेयर है, उस प्राइवेट प्लेयर के सिलो वेयर हाउस तक सुविधा पहुंचाने के लिए बकायदा वहां पहुंचा दिया गया। तो जब इसी तरह का कुछ वहां भी काम किया होगा और यहाँ वहां की सरकार को ये पसंद नहीं आया होगा, या वहां की सरकार इनके इशारे पे नहीं चलती होगी, इनके चंदे पे नहीं चलती होगी, जो भी परिस्थितियां हो, तो कुछ ना कुछ बात होगी, वहां भी वो खत्म किया गया। और सबसे जो बड़ा वायलेशन आ रहा है, एक बात, 2013 में सुनील मित्तल, जो एयरटेल के मालिक हैं, सुनील मित्तल और वॉलमार्ट के बीच में एक एग्रीमेंट होने वाला था। और उस एग्रीमेंट का जो आज जो बड़ी तारीफ कर रहे हैं, एफडीआई, एक बड़ी खूबसूरत बात हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कल पार्लियामेंट में कही, बड़ी खूबसूरत बात कही। शायद उन्होंने जीवन में पहली बार इतनी खूबसूरत बात की होती। जो एफडीआई का फुल फॉर्म उन्होंने बनाया, फॉरेन डिस्टर्बिंग एफडीआई को बकायदा आइडियोलॉजी, फॉरेन डिस्टर्बिंग आइडियोलॉजी। ये जो भारत के लोग, गरीब लोग, मजदूर लोग, किसान लोग पहले ही एफडीआई को ये मानते थे कि ये एफडीआई भारत के लिए फॉरेन डिस्टर्बिंग आइडियोलॉजी है, वो प्रधानमंत्री को आज समझ में आई। लेकिन जैसा कि उनका स्वभाव है कि वो अपनी गलतियों को कभी भी अपनी गलती नहीं स्वीकार करते हैं, उन गलतियों को दूसरे पे थोप देते हैं और ये कहते हैं कि यहाँ जो लोग हैं कुछ आंदोलन जीवी हैं। और कोई व्यक्ति अगर भारत भूमि पे जो लोकतंत्र में दुनिया का सबसे
मजबूत और सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है, उस लोकतंत्र में अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि लोग आंदोलनजीवी हैं, तो इसका मतलब स्पष्ट वो संकेत दे रहा उस व्यक्ति को डेमोक्रेसी पसंद नहीं है, उस व्यक्ति को जमहूरियत पसंद नहीं है, उस व्यक्ति को लोकतंत्र पसंद नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र में आंदोलन होते रहते हैं। यही एक प्रक्रिया है, लोकतंत्र का आंदोलन की प्रक्रिया है। लोग जब भी नाराज होते हैं आंदोलन करते हैं, आंदोलन से अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं, अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करते हैं। वैसे भी यहाँ के आम नागरिकों की बात इतनी आसानी से नहीं सुनी जाती, तो आंदोलन का जो स्वरूप जितना बड़ा होता है उतनी ही मजबूती से बात सुनी जाती है। और उसे भी पचा न पाए जो सरकार और ये कहे कि आंदोलन जीवी है यानी परजीवी लोग हैं, तो परजीवी कौन है और सहजीवी कौन है, ये अंतर समझ में आ जाएगा। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री, इसमें कोई दो राय नहीं कि जब उन्होंने कहा कि उनके शरीर में जितनी भी रक्त वाहिकाएं हैं, उन रक्त वाहिकाओं में अगर कुछ भी दौड़ता है तो उस रक्त वाहिकाओं में देशभक्ति दौड़ती है कि नहीं दौड़ती, राष्ट्रभक्ति दौड़ती है कि नहीं दौड़ती, इस देश के लोगों से प्रेम दौड़ता है कि नहीं दौड़ता है, व्यवसाय जरूर उस रक्त वाहिकाओं में दौड़ता है। और यही वक्त रक्त वाहिकाओं के व्यवसाय ने ही, जैसे ही एमओयू कैंसिल किया गया, श्रीलंका ने एमओयू कैंसिल किया, उसी तरह सुब्रमण्यम जयशंकर जो हमारे यहाँ के विदेश मंत्री हैं, उनको तुरंत भेजा गया श्रीलंका कि जाकर के आप बात करिए कि एमओयू कैंसिल कैसे किया गया। अरे भाई, कोई भी कंपनियां अगर अगर किसी के साथ व्यवसाय करती, किसी कंट्री के साथ व्यवसाय करती है, तो उस कंट्री और उस कंपनी के बीच में है, हमारे यहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, विदेश मंत्री हैं, वो जाकर के समझौता कराने जाए, कुछ तो दाल में काला है। जब ये जैसे ये कहते हैं कि कोई भी तो आकर के बता दे कि 3 कृषि कानून जो हैं, उन 3 कृषि कानूनों में इसमें काला क्या है, तो काला तो वहां ढूंढा जा सकता है जहां कुछ श्वेत हो, जहां कुछ सफेद हो, जहां कुछ उजला हो, जहां सब कुछ काला काला ही है, उसमें काला कैसे ढूंढा जाएगा। अगर आप ये कहते कि इसमें कुछ सफेद ढूंढ करके दिखा दीजिए, तो शायद कुछ लोग कोशिश भी करते। तो ये जो बात है, अब इनको पता लग गया है कि गौतम अडानी यानी अडानी ग्रुप और अंबानी का रिलायंस ग्रुप पूरी दुनिया में खींचा लेदर होने वाली है। तो ऐसा लगता है कि उस बात को ध्यान में रख करके इस आने वाली मुसीबत से सचेत होकर के हमारे देश के प्रधानमंत्री, जो अपने आप को प्रधानमंत्री कहते नहीं, प्रधान सेवक कहते हैं, चौकीदार कहते हैं, वो प्रधान सेवक और प्रधान चौकीदार, प्रधान सेवक तो कौन होता है आप जानते हैं, किसी उद्योगपति घराने में कोई सेवक होता है और वही चौकीदार भी होते हैं। देश तो कभी चौकीदार रखता नहीं, न तो प्रधान सेवक रखता है। तो अब उनको प्रधान सेवक को जब ये लगने लगा, तो मुझे लगता है कि मेरी प्रधान सेवकी अब खतरे में है। अगर हम गौतम अडानी और मुकेश अंबानी को ही सहेजते रहेंगे, उनके ही समर्थन में खड़े रहेंगे, तो मेरी कुर्सी खतरे में आ सकती है। इस बात को ध्यान में रख करके अब उन्होंने रतन टाटा जी के पीछे खड़े होने का मन बनाया है। और ये भी बड़ी तेजी से चर्चाएं गर्म है कि रतन टाटा को भारत रत्न देने की कोशिश की जा रही है, ताकि जो ह्यूमन राइट वायलेशन हुए हैं भारत देश में, और उस वायलेशन के पीछे 2 लोगों की जो बिजनेस करने के, व्यापार करने की, जिनके रक्त वाहिकाओं में व्यापार बहता हो, उनको व्यापार करने की जो सोच थी, अब उनकी वजह से ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहे हैं। तो ये बात अब पूरी दुनिया के लोगों को समझ में आ गई, क्योंकि ताकतवर जो इस समय जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, जो बिडेन, आप जानते हैं, इसके पहले के जो राष्ट्रपति थे उनके रक्त वाहिकाओं में भी व्यवसाय बहता था, इसलिए 2 व्यवसायी एक हो गए थे। अब शायद वो नहीं हो पाएगा। और जैसे ही जो बिडेन की आंखें तिरछी होनी शुरू हुई, उनकी भ्रिकुटी तननी शुरू हुई, उसी तरह से ये स्ट्रेटजी बनाई जाने लगी है कि अब ये 3 के तीनों कृषि कानून वापस होंगे। वो मार्च में हो, अप्रैल में हो, मई तक तो नहीं जा पाएंगे। हर हालत में अप्रैल में ये तीनों के
तीनों कृषि कानून वापस होंगे और इसी सरकार को वापस करना पड़ेगा। ये बात समझने की है, ये बात पूरी तरह से ध्यान में रखने की जरूरत है। किसी भी कीमत पे जिस तरह से ट्वीट आकर के कुछ सेलिब्रिटीज ने, पाप गायिका ने, एडल्ट जो एक्टर्स हैं उन्होंने, बाकी जो क्लाइमेट चेंज में जिस ग्रेटा थनबर्ग ने 2019 में बकायदा वहां स्पीच दे करके संग नरमुख उनको पूरी दुनिया के नेताओं के सामने ये कहा, हाउ डेयर, जिस तरह से क्लाइमेट के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह से पूरे ग्लेशियर को पिघलाने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह से प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की जा रही है, उससे तो आप हमारा हमारा जवानी छीन रहे हैं, हमारा बचपन छीन रहे हैं, हमारा भविष्य छीन रहे हैं। आपने ऐसी हिम्मत कैसे की? अगर वो भारत में हो रहे वायलेशन फार्मर के सपोर्ट में खड़ी हो जाए तो हमारे देश की सरकार के गृह मंत्री जाकर के ट्वीट करें, हद हो गई। 136 करोड़ लोगों का सर जो आपने झुकाया है, अरे आपके तो बहुत सारे टोल थे, उन टोल को ही लगा देते, वो करते रहते, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन फॉरेन मिनिस्ट्री से, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री से, होम मिनिस्ट्री से जब होम मिनिस्टर ट्वीट करने लग जाए तो इसका मतलब ये समझ जाना चाहिए कि ये साजिशों की सरकार है। जरा सा भी साजिश खुलने का डर दिखा क्या, लगे बिलबिलाने। और ऐसी बिलबिलाहट, इतने बड़े लोकतंत्र को आप अपनी बिलबिलाहट निकालिए, लेकिन इतने बड़े लोकतंत्र के, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय को कलंकित करने की कोशिश मत करिए। ये ट्वीट इतने बड़े नहीं थे कि आप जैसे लोग इस ट्वीट का जवाब देने के लिए ऐसे गिरने लगे, भागम दौड़ करने लगे और मुंह के बल गिरने लगे ताकि जवाब देने में कहीं देर न हो जाए। इसका मतलब ये लगता है कि कहीं न कहीं आप सब कमजोर हैं। फिर आपसे कह रहे हैं, ये आंदोलन जिस तरह से चल रहा है किसानों का, ये आंदोलन अगर मार्च तक कंटिन्यू रहा तो अप्रैल में हर हालत में 20 से 25 अप्रैल के बीच में ये कृषि कानून वापस होंगे। और कृषि कानून वापस हो सकता है चाहे प्रधानमंत्री जी उसकी अनाउंसमेंट करे, या फिर हमारे जिनके वो प्रधान सेवक है, जिनके वो चौकीदार हैं, वो दो घराने, अडानी जी आकर के बाहर अनाउंस करे, अंबानी जी बाहर आकर के अनाउंस करे कि भाई इस विरोध को देखते हुए, प्रचंड विरोध को देखते हुए हम कृषि उत्पादों में कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, कोई निवेश नहीं करना चाहते। तो जब वो मालिक ही निवेश करना नहीं चाहेगा तो चौकीदार और प्रधान सेवक फिर निर्णय स्वतः नहीं ले सकता। इसी बात को आपके सामने रख रहे हैं कि इस बात को आप समझिए कि सारी चीजें 2014 में कांग्रेस की शायद सरकार बच जाती, फिर शायद रिपीट हो जाती। ऐसा कई हमारे पास सोर्सेज हैं, कई लोगों से बात भी किया, वो भी कह रहे थे वॉलमार्ट और सुनील मित्तल जी का अगर दोनों का एमयू हो गया होता, गठबंधन हो गया होता, दोनों के पार्टनरशिप हो गई होती, तो निश्चित तौर पे कांग्रेस वापस आ सकती थी। क्योंकि उसको तोड़वाया गया, और इसलिए तोड़वाया गया कि वॉलमार्ट की पार्टनरशिप अंबानी से होनी थी, और अंबानी की होने की वजह से अब लोग कहते हैं कि जितने भी चुनाव खर्च हुए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी ने बड़े लंबे बजट का चुनाव खर्च किया है, वो शायद उद्योगपति घरानों की वजह से हुए हैं। यही वजह है कि चौकीदार और प्रधान सेवक शब्द भी प्रधानमंत्री जैसे गरिमामयी शब्द के साथ ये जोड़ा गया। क्योंकि कोई भी स्थिति होती है, आपको याद भी होगा एक बार जानी जैल सिंह का प्रकरण जब आया था और वो राष्ट्रपति थे, तो उनसे पूछा गया कि जैल सिंह जी आप ये बताइए कि अगर इंदिरा जी आपको अपने यहाँ तलब करें तो आप जा सकते हैं। तो जैल सिंह का जवाब था
कि अगर इंदिरा जी कहेंगी तो मैं उनके दरवाजे पर झाड़ू लगाने भी चला जाऊंगा। तो हो सकता है ऐसी ही कोई मजबूरी हमारे प्रधान सेवक की हो, चौकीदार की हो, प्रधानमंत्री की ये मजबूरी नहीं हो सकती। अगर इस देश का सत्ता किसी प्रधान सेवक, प्रधान और चौकीदार के हाथ में चली गई है, तो पूरे देश के लोगों को सजग रहना चाहिए, चैतन्य रहना चाहिए, पूरी तरह से सचेत होना जाना चाहिए कि लोकतंत्र गिरवी रख दिया गया है और लोकतंत्र गिरवी रखा जाएगा तो आज एक कृषि कानून है, कल दूसरा होगा और इस कृषि कानून को वापस करने का मुआवजा ऑलरेडी दिया जा चुका है। पहले 9 लेटरल एंट्री के जरिए ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाए गए थे, अब फिर लेटरल एंट्री की वैकेंसी घोषित कर दी गई है। लेटरल एंट्री होगी, आईएएस वो लोग होंगे जो इन कारपोरेट घराने को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। तो बात वही है, यहाँ का घाटा कहीं और पूरा हो जाएगा और इस बात को समझने के लिए ध्यान देने की जरूरत है। इसको समझने के लिए आप सभी को पूरी तरह चैतन्य में रहना चाहिए और लोकतंत्र को बचाने के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए कृषि कानून हर हाल में रद्द होगा। कोई ताकत नहीं है अब इस देश में जो कृषि कानूनों को रोक दे और देश की जो सत्ता, देश के जो लोग हैं अब उनको समझ में आने लगा है कि डॉक्टर अंबेडकर का महत्व क्या है, इस देश में संविधान का महत्व क्या है, इस देश में लोकतंत्र का महत्व क्या है। ये वो पूरी तरह सजग हो गए हैं। फिर एक बार कह रहे हैं कि 20 अप्रैल से लेकर के 25 अप्रैल तक ये कृषि कानून, तीनों जो कृषि कानून काले कृषि कानून है, ये तीनों वापस होंगे। इस सरकार को वापस करना पड़ेगा। हम ये तो नहीं कह सकते माफी मांगे, क्योंकि माफी तो हमेशा नैतिक लोग मांगते हैं, तो हम इनसे उम्मीद नहीं कर सकते ये क्या है। इसलिए इस बात को आपसे फिर मिलेंगे ज्वलंत मुद्दों के साथ। साथियों, इस बात को समझिए कि कोई देश की ताकत ऐसी नहीं है। अब देश का जाता जागरूक हो चुका है, उसने समझ लिया है कि हमने जब भी सरकार जिसको भी सरकार में पहुंचाने की कोशिश की है वो मेरा प्रतिनिधि है, वो मेरा मालिक नहीं है। और जिससे लोकतंत्र में यहाँ के मताधिकारियों को ये जागरूकता हो जाए, ये जागृति आ जाए, ये अलर्टनेस आ जाए, ये उनको ज्ञान आ जाए, उसी दिन लोकतंत्र मजबूती के साथ आगे बढ़ता है। आप सभी को हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का अभिवादन।